हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के क्लासेस में हम लोग आज फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 3 या थर्ड पेपर शुरू करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक क्या क्या आउटलाइन है उनको पहले मेंशन कर दिया है। ज़रा देखेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री 34 नंबर का क्वेश्चन आता है और 34 मार्क्स के बाद जो 5 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से हमारे सिलेबस में है। अब देखिए, यूनिट 1 में थर्मोडायनामिक्स का पहला भाग है। थर्मोडायनामिक्स मतलब हिंदी में उष्मागतिकी। यूनिट 2 में उष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट। यूनिट 3 में केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम आता है, थर्मो से ही रिलेटेड है ये भी। फिर उसके बाद देखें, यूनिट 4 में विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला भाग। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। तो आपको क्या करना है, कॉपी के फर्स्ट पेज में जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो ये पार्ट्स जरूर लिख देंगे सिलेबस में, ताकि क्या क्या हमारे पार्ट हैं, हमारे पास मैटर है कॉपी सिलेबस में, वो आपके ध्यान में रहे। फिर क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लोग चलाएंगे किसको, थर्मोडायनामिक्स का पहले भाग को। ठीक, तो तैयार हो जाएं। आप लोग को बाकायदा क्या करना है, मैं पहले बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर लेक्चर दूंगा, जितना लेक्चर दूंगा उतने सब को कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, रफ कॉपी में नोट करते हुए आप लोग लेक्चर सुनेंगे। फिर उसके बाद अगर वो नोट्स रफ में रहा, सिस्टमेटिक नहीं बना है, तो उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ आप लोग उसको रिवर्स करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, कई बार देखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने बार भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने नोट्स बनाया रफ कॉपी में, आपकी जवाबदारी है कि आप बुक खोलें। अब वीडियो ख़त्म हो गया, नोट हो गया, अब बुक खोलें, अब बुक में उस टॉपिक को पढ़ें, समझें और फिर एक फाइनल नोट्स बनाएं जो एग्ज़ाम के लिए काम आए, जिसको आप पढ़ो बाद में। ठीक है, जो क्योंकि अपने राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स सबसे बेस्ट होता है। तो आप फिर उस नोट्स को फाइनली तैयार करें फेयर कॉपी में। रोज़ का जब भी एक वीडियो मिलेगा आपको यही काम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट भाग या उष्मागतिकी का प्रथम भाग। देखिए, उष्मागतिकी के फर्स्ट यूनिट में बात करते हैं। शुरुआत हो रहा है तो बेसिक से शुरुआत होगा। सबसे पहले समझिएगा उष्मागतिकी का मतलब क्या है। थर्मोडायनामिक्स का मतलब है, यहाँ देखिएगा 2 भाग से मिलकर बना है थर्मोडायनामिक्स का नाम। एक भाग को हम लोग बोलते हैं यहाँ से थर्मो और दूसरा भाग है डायनेमिक्स। हिंदी में बोलते हैं उष्मागतिकी, तो एक उष्मा और दूसरा भाग है गतिकी। तो यहाँ साफ साफ ये क्लियर है कि उष्मागतिकी में हम एक तरह से उष्मा की गति का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है भाई, उष्मागतिकी में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, उष्मा की गति का। तो हम लोग बोल सकते हैं उष्मागतिकी का मतलब ये हुआ उष्मा की गति का अध्ययन, है ना। थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। तो सबसे पहले ये पार्ट यहीं से शुरुआत करता हूँ कि उष्मा के गति का अध्ययन। गति का अध्ययन क्या हो गया, उष्मागतिकी, है ना। या ऐसा लिख देते हैं इंग्लिश में, स्टडी ऑफ हीट ऑफ, ऐसे फ्लो ऑफ हीट लिख देते हैं, फ्लो ऑफ हीट, ये उष्मागतिकी कहलाता है। ठीक, सबसे पहला चीज़ ये हुआ उष्मागतिकी के या थर्मोडायनामिक्स के लॉजिक को ध्यान रखिएगा, बड़े सिस्टम पर काम करता है। बड़े तंत्र मतलब बड़े मॉलिक्यूल पर काम करता है। ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल पर काम करता है। ज़्यादातर मैं इंग्लिश वर्ड बोलूँगा, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट टाइम जरूर बताऊँगा कि इसका हिंदी मतलब क्या है। तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश वर्ड को पकड़ के रखेंगे, उसी को बार बार यूज़ करना है। ठीक, समझेंगे। उष्मागतिकी क्लियर हो गया क्या है, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया है कि अब दूसरी बात आती है कि उष्मागतिकी जब हम पढ़ना चाहते हैं तो उष्मागतिकी पढ़ने के लिए हमको कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, है ना। और टर्मिनोलॉजी थर्मोडायनामिक्स का क्या होता है उसको हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। तो सबसे पहला मैं टॉपिक यहाँ शुरू कर रहा हूँ डेफिनेशन के बाद। शब्द हिंदी में बोलते हैं शब्दावली और इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले देखिएगा, टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ सिस्टम। ध्यान देना, सिस्टम हिंदी में तंत्र। दूसरा यूज़ कर रहा हूँ सराउंडिंग,
इंग्लिश में सराउंडिंग और हिंदी में इसको बोलते हैं परिवेश। और तीसरा शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, तीसरा शब्द परिसीमा, इसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, इसका नाम क्या है? परिसीमा। ये लीजिए बाउंड्री, 3 शब्द यूज़ किया हूँ। अब क्या मतलब है तीनों का, पहले समझिए। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट चुने, मुझे कोई कंपाउंड ए मिला, है ना, कंपाउंड ए मिला, पाउडर है या सॉलिड कंपाउंड है, इसको मुझे गर्म करने का सलाह दिया गया। ठीक है, एक कंपाउंड मिला और मैंने इसको इस बर्नर के सामने लगाया और हीट करना शुरू किया। तो आप समझिए, इस एक्सपेरिमेंट में ये जो कंपाउंड है, हमारी नज़र कहाँ होना चाहिए? इस पर होना चाहिए। हम किसको ऑब्जर्व करेंगे भाई? इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करेंगे कि इस कंपाउंड का हो क्या रहा है। ये कंपाउंड पिघल रहा है, वेपराइज हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है, कोई नया फॉर्म बना रहा है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन पूरा का पूरा टिका कहाँ पर है? इस कंपाउंड पर। तो ये जिस कंपाउंड को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं या जिस कंपाउंड को प्रैक्टिकल के लिए चुनते हैं, है ना, जो हमारा टारगेट होता है, वो हमारा क्या है? सिस्टम है। जबकि सिस्टम के बाद देखिए, इस सिस्टम को ऊष्मा कहाँ से मिल रहा है? बाहर से। ये बाहर के वातावरण से, बर्नर से मिल रहा है, मतलब बाहर से मिल रहा है। तो सिस्टम को छोड़कर बाहर का भाग क्या कहलाता है? सराउंडिंग, जहाँ से वो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, अभी और लिखेंगे इसके डेफिनेशन में। अब तीसरा, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये जो बाउंड्री लाइन जो इसको घेर के रखा है, जिससे सराउंडिंग और सिस्टम अलग हो रहा है, इसी परिसीमा को हम लोग बाउंड्री शब्द बोले हैं या परिसीमा शब्द बोले हैं। मतलब बाउंड्री क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने का लाइन। ये है सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग, और ये बीच का क्या हो गया? बाउंड्री। ठीक भाई, ऐसे। तो मैं क्या लिखूंगा? सिस्टम का मतलब क्या होगा? सिस्टम का मतलब दैट पार्ट, इंग्लिश हिंदी दोनों में अलग अलग लिख सकते हो। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ पहले कि क्या लिख सकते हैं भाई, कि यूनिवर्स का, पूरा ब्रह्मांड का कहाँ तक जाएगा ऊष्मा का प्रवाह, ये हमको फिक्स नहीं है, है ना। वो इन्फिनाइट तक जा सकता है, तो हम लोग उसको ब्रह्मांड बोल देते हैं। भाई यहाँ से ऊष्मा निकला और कहाँ गया, कोई लिमिट उसका नहीं है, इसलिए इसको सिस्टम और बाकी सब को सराउंडिंग बोल देते हैं। तो याद रखिए, डेफिनेशन कैसे बनेगा कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसको हम प्रैक्टिकल के लिए चुने हैं, वो भाग कहलाता है सिस्टम। जबकि सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड का बाकी भाग कहलाता है सराउंडिंग। ये सब सराउंडिंग है। और परिसीमा मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा, सतह कहलाता है बाउंड्री। हाँ, ये याद रखिएगा, ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और दूसरा रियल भी हो सकता है ना। क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, ये जो बाउंड्री है वो इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये कांच का जो बर्तन है वो बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, और इसको मैं इस कांच के बर्तन को छू सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या है? रियल है, फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक रूप से ये मौजूद है नेचर में। लेकिन अगर इसी को समझो, अगर हम ऐसा लिख दें, यहाँ पर पानी है नीचे और यहाँ पर तेल तैर रहा है, इस पर तेल का सतह है, और इनके बाउंड्री को देखिए, पानी और तेल के बीच बाहर से तो दिखता है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा दीवार है जिससे पानी अलग दिख रहा है, तेल, पानी नीचे दिख रहा है, तेल ऊपर दिख रहा है, ऐसा हमको महसूस होता है। लेकिन जब आप उसमें अंदर ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको कोई ऐसा सतह महसूस नहीं होगा, कोई ऐसा झिल्ली महसूस नहीं होगा जिसको आप हटा दो तो तेल और पानी मिल जाए। ऐसा कोई भी लेयर रियल में नहीं है। तो ऐसे बाउंड्री को बोलते हैं इमेजिनरी, आभासी रूप से, और ऐसे बाउंड्री को बोलते हैं रियल, वास्तविक रूप से। तो क्या क्या बात हुई भाई? ब्रह्मांड का वह भाग जिसको प्रयोग के लिए चुने तंत्र, तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का अन्य भाग परिवेश, है ना, सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली काल्पनिक या वास्तविक रेखा, सतह क्या है? बाउंड्री कहलाता है। क्लियर है? डेफिनेशन बना लेंगे खुद। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं तंत्र के प्रकार पे। तंत्र या सिस्टम, है ना, अब मैं सिस्टम ही बोलूँगा, हिंदी वाले समझ जाएंगे। तंत्र या सिस्टम, कभी कभी निकाय भी बोलते हैं हिंदी में। वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः उसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा, मैं आपको नाम देता हूँ।
पहला जो नाम है वो ओपन सिस्टम कहलाता है, हिंदी में खुला तंत्र, ठीक है। दूसरा सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम, हिंदी में बंद तंत्र। तीसरा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड, हिंदी में भाई विलगित, क्या नाम, विलगित तंत्र, ये इस तरह से विलगित तंत्र। अब बात आती है कि क्या है डेफिनेशन इनका, तो पहले समझिएगा। मान लो ये कोई सिस्टम है ना, इतने भाग को मैं कोई सिस्टम रख रहा हूँ, ठीक है, और बाहर चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है, चाहे इधर की बात करो, इधर की बात करो, इधर की बात करो, कहीं भी बात करो। क्या हो रहा है, मान लीजिए सराउंडिंग के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है, और इस सराउंडिंग के साथ वो द्रव्य का भी है। द्रव्य मतलब, अब इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये द्रव्य मतलब है मैटर, पदार्थ, मात्रा, और ऊष्मा का मतलब हीट, ऊष्मा, है ना। तो यहाँ से देखो, पदार्थ का भी द्रव्य है ना, द्रव नहीं है, द्रव्य बोला हूँ। द्रव्य मतलब होता है मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। तो जब हम पदार्थ की मात्रा को देखते हैं तो पदार्थ की मात्रा का भी लेन देन हो रहा है सराउंडिंग के साथ। सिस्टम का ये सिस्टम है, और सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, बाहर के साथ पदार्थ का भी लेन देन हो रहा है और ऊष्मा का भी लेन देन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये कौन सा तंत्र है, खुला तंत्र, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हो, वह तंत्र जो परिवेश के साथ, या वह सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट का भी और मैटर का भी दोनों का आदान प्रदान करता हो, वो कैसा है, खुला तंत्र है। ठीक, क्लियर है बात। अब जैसे इसका एग्जाम्पल दे दें, तो एग्जाम्पल में मान लो आपने कांच की गिलास में गर्म पानी रखा हुआ है, कांच की गिलास में गर्म पानी रखा हुआ है। तो कांच की गिलास में गर्म पानी रखा है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, एक चेंजेस नजर आएगा। क्या नजर आएगा भाई, कि गर्म पानी हो गया ठंडा, और कुछ भाग भाप के रूप में निकल गया बाहर, कुछ भाग बाहर निकल गया भाप में। तो अमाउंट मान लो पहले यहाँ था, तो ये अमाउंट घट के क्या हो जाएगा, डाउन, है ना, अमाउंट डाउन हो गया। और ऊपर से ये टेम्परेचर भी TH से TC हो गया, मतलब कूल हो गया हीट से, है ना, हीटेड से कूल हो गया। इसका मतलब दो चेंजेस हुआ, ऊष्मा भी निकला और पदार्थ भी बाहर निकल गया। तो ये किस में आएगा, खुले तंत्र में। क्लियर है डेफिनेशन। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ हीट एंड द मैटर आर ओपन सिस्टम। हिंदी में वह तंत्र जो सराउंडिंग के साथ ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान करता हो, वो कैसा है, खुला तंत्र। ठीक, बंद पे चले। अब बंद को डेफिनेशन से डायग्राम से क्लियर करते हैं। सपोज करो ये सिस्टम है ना, ये क्या हो गया, सिस्टम। अब इस सिस्टम में यहाँ से देखिए ऊष्मा का आदान प्रदान तो हो रहा है भाई, लेकिन जैसे हम पदार्थ के आदान प्रदान की बात करें, है ना, द्रव्य क्या, मैटर का, है ना, ये हीट है, तो ये तो ओके है, ये बंद हो गया, पदार्थ का आना जाना बंद हो गया, तो ये क्लोज सिस्टम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, हम इसी गर्म पानी के ग्लास को ऊपर से एयर टाइट पैक कर दिए। एयर टाइट पैक करने का मतलब कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है ना। तो ऊपर से जब हम इसको एकदम सील्ड पैक कर दिए, तो क्या होगा, भाप बनेगा, वहीं का वहीं उतर जाएगा। कहने का मतलब मात्रा बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ठंडा तो हो जाएगा क्योंकि कांच का है बर्तन। तो ठंडा हो गया, तो ठंडा हो जाएगा, यहाँ से हीट निकल सकता है, हीट तो निकलेगा। तो ये कैसा हुआ, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन क्या बना, क्लोज सिस्टम को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट बट नॉट द मैटर। हिंदी में वह तंत्र जो ऊष्मा परिवेश के साथ या सराउंडिंग के साथ हीट या ऊष्मा का आदान प्रदान करता हो, परंतु द्रव्य का आदान प्रदान न करता हो, वो कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक बात। फिर आगे देखिए तीसरा हिस्सा, ऐसा सिस्टम जो न तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहा है और ना ही पदार्थ का, द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों तरफ क्रॉस कर दिया, तो ऐसे सिस्टम को विलगित तंत्र बोलते हैं। जैसे थर्मस फ्लास्क जानते हैं आप, है ना, थर्मस फ्लास्क में कोई गर्म पानी रख दिया जाए, है ना भाई,
थर्मस फ्लास्क में। तो ये जो थर्मस फ्लास्क है वहाँ पर थर्मस फ्लास्क में अगर कोई पानी रख दिया जाए तो वो तो न तो उष्मा का आदान प्रदान होगा और ना ही पदार्थ का। कहने का मतलब न तो वो अमाउंट कम होगा, उसका मात्रा कम होगा, और ना ही वो ठंडा होगा। तो दोनों तरह से आदान प्रदान बंद हो गया। तो ऐसे तंत्र जहाँ पर न तो उष्मा का आदान प्रदान हो और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान हो, वो क्या कहलाता है? विलगित तंत्र। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर हीट नॉर मैटर इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिस्टम को एग्जाम्पल के साथ लगाया हूँ। आपको करना बस इतना है, एक एक लाइन का डेफिनेशन बनाना है और सेम टू सेम लिख देना है। क्लियर है? चलिए नोट करें इसको। एक हेडिंग लिखा हूँ इसके जस्ट बाद का। अब वो टर्मिनोलॉजी खत्म कर दिए हैं अपन। टर्मिनोलॉजी खत्म करने के बाद यहाँ से देखेंगे स्थूलकाय गुण, हिंदी में स्थूलकाय गुण और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या स्थूलकाय गुण का क्या मतलब है उसको समझिए। पहले तो ये स्थूलकाय वर्ड क्यों लिया गया या मैक्रोस्कोपिक वर्ड क्यों लिया गया उसको हमको जानना जरूरी है। ठीक, क्या है इसका मीनिंग ये समझिए। स्थूलकाय मतलब है बड़ा, वृहद बोल सकते हो, दूसरे शब्दों में वृहद, बड़ा। थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नगण्य चीज़ों पर अप्लाई डायरेक्ट नहीं होता। जैसे नगण्य चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, है ना, जो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, जो ग्रेविटी से फ्री है, जिनका मास मेजर करना मुश्किल हो जाता है, जिनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, ऐसे जो पार्टिकल हैं उन पर थर्मोडायनेमिक्स का खासकर क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो जिसको ये एक तरह से उष्मागतिकी बोलते हैं, वो लगता नहीं है। ठीक है, वो छोटी चीज़ों पर थर्मोडायनेमिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता है। तो अब ये देखें कि छोटे छोटे पार्टिकल पर जब थर्मोडायनेमिक्स काम नहीं करता तो थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेटली बड़े पार्टिकल पर काम करता होगा। अब बड़े का क्या मतलब, कितना बड़ा? तो बहुत सिंपल सा बात है, वो बड़ा का रेंज बहुत बड़ा है। कहने का मतलब पानी का एक ड्रॉप भी एक प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हो सकता है। अगर हम उसका वेट, वॉल्यूम सब निकाल सकें, उसको मेजर कर सकें, कहने का मतलब प्रॉपर्टी स्टडी कर सकें, एनर्जी स्टडी कर सकें, तो वो पानी के एक बूंद से लेके पूरा धरती भी एक सिस्टम हो सकता है। कहने का मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है माइक्रोस्कोपिक को छोड़कर। और माइक्रोस्कोपिक कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये सब। ठीक, समझ गए होंगे। तो मैं अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ भाई? माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, है ना। स्थूलकाय अणुओं का गुण स्थूलकाय गुण, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं कि वृहद अणुओं के गुण को वृहद अणु के गुण को ही स्थूलकाय गुण कहा जाता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी को ना 2 भाग में बांट दिया गया है पूरे अच्छे से। जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनके 2 टाइप बना दिया गया है। पहला जो टाइप है वो हिंदी नाम थोड़ा सा टफ है, मैं पहले इंग्लिश नाम लिख दूँ फिर मैं हिंदी नाम लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखें, एक्सटेंसिव बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सटेंसिव। ठीक है, इसको हिंदी में देखना विस्तीर्ण बोलेंगे, विस्तीर्ण। और इधर बोलते हैं इंटेंसिव, इंटेंसिव। और यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं गहन। दोनों में नाम जो आपको उचित लगे वो रखना। मैं इंग्लिश नाम ज़्यादा यूज़ करूँगा, हिंदी वाले अब याद कर लें कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, समझेंगे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का क्या मतलब है? दोनों का एक लाइन में डेफिनेशन खत्म होता है कि वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट, पदार्थ के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर निर्भर करता हो, डिपेंड करता हो, वो एक्सटेंसिव है। और जो अमाउंट पर निर्भर नहीं करता हो, चाहे वो थोड़ा सा लो चाहे ज़्यादा लो, एक ही प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। ये लीजिए एक छोटा सा जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता हो, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे,
है ना, ये है क्या, विस्तीर्ण। और जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करे, दैट डू नॉट, इट डज नॉट लिख दें, दैट डजंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या अमाउंट बस लिख दो काफ़ी है। जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर ना करे, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे, बस ये डेफिनेशन काफ़ी है, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझा जरूर देता हूँ, पहले एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, फिर बाकी एग्जाम्पल को फॉर्मेलिटी के लिए भर देंगे। एग्जाम्पल देखें, यहाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन हम लोग इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये लीजिए। और इधर पे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब ताप, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से, ठीक भाई। तो ये आप जानकारी रखें, पहला एग्जाम्पल है, इसी को पहले समझाता हूँ, फिर बाकी एग्जाम्पल हम फॉर्मेलिटी के लिए भर देंगे। जरा समझिए, अगर मेरे पास यहाँ पे बीकर है एक, अब वो बीकर मान लीजिए मैं बोलता हूँ 500 ml का है, ठीक है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी कितना है 500 ml। अब यहाँ से 500 ml मैंने रखा पानी, फिर मैंने इसको क्या किया, आधा कर दिया, इसके अमाउंट को कम कर दिया, सीधा ऐसा बोलो, पानी को मैंने आधा भगा दिया। बर्तन अभी भी 500 का है, इसका जो अमाउंट है अभी भी 500 ml की कैपेसिटी है, लेकिन पानी को मैंने 50% भगा दिया, कम कर दिया। तो अब बताओ, यहाँ पानी 500 ml था, लेकिन अब यहाँ का पानी कितना ml हो गया, 250 ml। बर्तन तो वही है, लेकिन पानी की मात्रा कम होने से ये जो बर्तन की वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, पानी का वॉल्यूम उस बर्तन में कम हो गया, है ना। हमको भाई इस सिस्टम को नापना है, इस अपरेटस को नहीं नापना है, या कंटेनर को नहीं नापना है। तो आप समझिए कि पानी की मात्रा को आधा करने से वॉल्यूम भी आधा हो गया, पानी की मात्रा को आधा करने से, अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है, इस मात्रा पर डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टी है, मतलब एक्सटेंसिव। क्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, वही पानी हम मान लीजिए गर्म टेम्परेचर, गर्म कर लिए हैं, अच्छा गर्म कर दिए, जितना डिग्री मान लो 100 डिग्री तक गर्म कर लिए। इमीडिएटली टाइम के साथ जो ठंडा होता है उस प्रोसेस को इग्नोर करना, ठीक है। इमीडिएटली बोल रहा हूँ, इसलिए इमीडिएटली तुरंत इसको ना छोटे छोटे 2 बीकर में अलग अलग साइज के ले लिए, इसी को डाल दिए, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, ठीक है। पहले क्या किए, आप बताओ, गर्म पानी है, आप क्या करो, यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिए, तुरंत उसको दूसरे में करके थर्मामीटर लगा दिए, क्या अलग अलग तापमान आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, समय जो लगेगा उसको इग्नोर करें, इसलिए इमीडिएटली वर्ड यूज़ किया कि तुरंत अगर हम इसके ताप को नापे, उसी को थोड़ा सा कप में लेके नापे, उसी को थोड़ा गिलास में लेके नापे, तो 100 डिग्री है तो 100 डिग्री ही आएगा तीनों का, चाहे वो थोड़ा सा लो चाहे बड़ा सा लो। तो ये ताप ऐसा गुण है, टेम्परेचर इज दैट प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, जो मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो ताप कैसा हो गया, इंटेंसिव। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आप खुद सोचिए ना भाई, आप 1 कप पानी को भी ताप नापोगे उतना ही गर्म महसूस होगा, 1 बाल्टी पानी में भी उंगली डुबा के देखोगे तो भी उतना ही गर्म महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा ताप आ जाए। थर्मामीटर का यूज़ करो, एक थर्मामीटर 1 कप पानी में उसी पानी को गिलास पूरा बाल्टी में लेके करें थर्मामीटर यूज़, तो भी सेम टेम्परेचर महसूस करेगा। ठीक है, कभी हमको बुखार नापा जाता है तो हमारे किसी बॉडी के एक पार्ट से नापा जाता है, कभी बगल में दबा देते हैं, कभी जीभ के अंदर दबा देते हैं, है ना। आजकल वो स्कैनिंग वाला गया तो मत्थे पर ऐसे टिकाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो पेट में खराबी है तो पेट का ताप लेंगे, या सर में दर्द हो रहा है तो सर का ताप लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जगह से ताप लो, तापमान एक ही आता है। तो यही मतलब है, तापमान अमाउंट पर निर्भर नहीं करता। मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बाकी फॉर्मेलिटी पूरा कर दूं, ध्यान देंगे। अब इसमें लिस्टिंग कर देता हूं कुछ कुछ प्रॉपर्टी को। और कौन कौन आता है, वॉल्यूम आता है, मास, हिंदी में द्रव्यमान, ये भी इसमें आता है। ऊर्जा पूरा इसमें आता है, ऊर्जा, एनर्जी। अब एनर्जी में और कौन कौन आता है, मैं अभी बोल बोल के लिख रहा हूँ, बाद में डिटेल में आ ही जाएगा। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, यू, एंथैल्पी, एच,
एंट्रोपी S, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी G, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा A, है ना, ये सब। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी हैं इसमें, जैसे ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता इंग्लिश में बोलते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर बोल देते हैं क्या इसको, यहाँ ऊर्जा वाला कोई टर्म नहीं आता। हाँ, यहाँ पर और कौन आगे देखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक, या हिंदी में बोल देंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। पूरा लिख लेना आप लोग, विशिष्ट ऊष्माधारिता। देखो जब विशिष्ट नहीं था तो इधर आता है, जैसे विशिष्ट शब्द लगा वो इधर आ जाता है। और है जैसे प्रेशर है, दाब ना, प्रेशर, दाब, घनत्व है, घनत्व, डेंसिटी, ये सब इसमें आते हैं। एटसेट्रा यहाँ लिख देता हूँ, एटसेट्रा यहाँ लिख देता हूँ, इत्यादि ऐसे। तो आपको अब ये इसको लिस्ट करके रखना है, ठीक है। देखिए चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक अगले टॉपिक पे, जो है अवस्था फलन और पथ फलन, है ना। बाकी हम लोग विस्तीर्ण गहन ये सब प्रॉपर्टी देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं अवस्था फलन और पथ फलन। अवस्था फलन का मतलब इंग्लिश में स्टेट फंक्शन, पथ फलन का मतलब इंग्लिश में पाथ फंक्शन। तो अवस्था फलन और पथ फलन क्या है, उनको बारीकी से समझाता हूँ। देखिएगा भाई, कोई एक ऐसा मैं प्रॉपर्टी बना दे, एक डायग्राम बनाता हूँ, ग्राफिकली है ना, ग्राफिकल डायग्राम है, एक ग्राफ है, कोई प्रॉपर्टी। फलन मतलब, अच्छा फलन मतलब कई बार डाउट आता है, फलन मतलब थर्मो, इस सेगमेंट में ऐसा समझिए कोई प्रॉपर्टी, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी एटसेट्रा, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, वर्क, हीट, ये सब। तो ये एक्स कोई प्रॉपर्टी है जो टाइम के साथ कुछ चेंजेस शो कर रहा है। टाइम के साथ ले सकते हो, कोऑर्डिनेट ले सकते हो, जैसा हो। पॉइंट ए से स्टार्ट होकर प्रोसेस पॉइंट बी तक होके जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए से बी एक फर्स्ट पाथ ये फॉलो किया, और वही चेंज थोड़ा सा डिफरेंट पाथ से होते हुए ऐसे गुजर गया। ये पाथ सेकंड है, पाथ फर्स्ट, पाथ सेकंड, दो चेंजेस हुआ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ए से बी तक जाने में जो परिवर्तन हुआ, एक्स में जो चेंज हुआ, उस चेंज को मेज़र करूँ तो देखिए मैं लिखूँगा डेल्टा एक्स लिखूँगा। हो सकता है किसी ने पहले पाथ से मेजर किया, ये लीजिए, हो सकता है किसी ने दूसरे पाथ से मेजर किए, ये लीजिए। अगर दोनों पॉइंट का डिफरेंस इक्वल आ जाए तो ये इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, पाथ कैसा था उस पर डिपेंड नहीं किया। ये केवल और केवल किस पर डिपेंड किया, फर्स्ट पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर, कहने का मतलब इसको बोलते हैं स्टेट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो वो प्रॉपर्टी जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पथ पर डिपेंड नहीं करता, वो कहलाता है स्टेट फंक्शन, ठीक है। और मान लीजिए ये ऐसा आता कि डेल्टा एक्स पहले मेथड से और डेल्टा एक्स सेकेंड मेथड से, और दोनों का जो चेंज है, परिवर्तन है, वो सेम ना हो। इसका मतलब इधर से मेजर किए तो अलग आया, इधर से मेजर किए तो अलग आया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पॉइंट तो सेम है, एक ही बिंदु पर जा रहा है, तो मतलब पथ पर निर्भर करेगा ना, तभी तो ये ऐसा होगा कि दोनों में अंतर सेम नहीं आया। इसका मतलब ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो पथ पर डिपेंड करता है, पॉइंट पर नहीं, तो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। बहुत इजी हो गया, है ना। अब डेफिनेशन में क्या बना सकता हूँ भाई कि वह फलन, फलन मतलब गुण समझना है यहाँ पर, प्रॉपर्टी जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, जो पथ पर निर्भर करता है, जो पथ पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है, जो पथ पर निर्भर करता है। इंग्लिश में लिख सकते हो दैट
डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ। और यहां क्या लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन पाथ नॉट ऑन स्टेट, पाथ नॉट ऑन स्टेट्स, जो स्टेट्स पर डिपेंड नहीं करता। अब कौन कौन इसमें आते हैं, एग्जांपल देखें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ए, ये सब जितना भी कैपिटल लेटर में लिखो सब आता है। यहाँ पर आता है वर्क एंड हीट, ये स्मॉल लेटर में शो किया हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है बट जनरली ऐसा दिखता है। एक अब जो मैथ सॉल्व के लिए याद रखना, जो स्टेट फंक्शन होता है, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन आपके पास है तो ये एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम इस मैथ्स का फॉलो करता है, यूलर थ्योरम का पालन करता है ना, यूलर थ्योरम का पालन करता है। मैं टिक कर दिया हूँ। ये जो स्टेट फंक्शन है, अगर कहीं रिलेशन है मैथमेटिकल तो आप यूलर थ्योरम अप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो ये हालांकि यूलर थ्योरम बहुत बड़ा चीज़ है, पर अभी केवल नाम लिखते रहो। यूलर थ्योरम का पालन करता है और ये यूलर थ्योरम का पालन नहीं करता। डू नॉट ओबे द यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम का पालन नहीं करता, नहीं करता। कुछ नहीं है, मैथ्स है डबल डिफरेंशिएशन का, कि दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, एक बार दो फैक्टर पर डिपेंड करता हो तो तब ये संभव है। एक फैक्टर के रेस्पेक्ट में पहला, फिर दूसरे फैक्टर के रेस्पेक्ट में, फिर पाथ बदल के करते हैं, दोनों में सेम आंसर आया तो फिर स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और सेम आंसर नहीं आया तो यूलर थ्योरम नॉट फॉलोड, पाथ फंक्शन बोल देते हैं। तो ये यूलर थ्योरम तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, पहले आप देखिए ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस। क्लियर है, नोट करें इसको अच्छे से।